हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फुटवेयर इंडस्ट्री की कंपनियों के बारे में। जितनी भी 5-6 कंपनी है, सारी की सारी कंपनी का हम क्वार्टर टू का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं उनके रिजल्ट किस तरीके का रहे। साथ में हम एनालिसिस करेंगे तो पीयर टू पीयर एनालिसिस भी होता जाएगा, वैल्यूएशन एनालिसिस भी होता जाएगा, तो ये सारी चीजें हम एक ही साथ कवर कर लेंगे। देखो, एक बार कंपनियां स्टार्ट करने से पहले, एक कंपनी का रिजल्ट उठाने से पहले तो एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, ये पिछले 4-5-6 क्वार्टर्स में या 7 क्वार्टर्स में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस लेके नहीं आ रहा। ये पिछले 2 साल, 2.5 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है, लगातार इनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्री लेवल या मास मार्केट वाली जो कंपनियां उनको प्रॉब्लम हो रही है, एकदम प्रीमियम कंपनी को भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे कोई कंपनी ढंग से ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, कुछ सिंगल डिजिट ग्रोथ या डी ग्रोथ लेके आ रही है कोई कंपनियां। एक आधी कंपनी थोड़ी बहुत ग्रोथ भी लेके आ रही है, बट वो ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आप लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहे हो, कि भाई आप हर क्वार्टर अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, चाहे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। हर जगह हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, हमें और ज्यादा हालत खराब होती हुई देखने को मिल रही है। अब इस बैकड्रॉप के साथ हम समझ लेते हैं इस बार के रिजल्ट किस तरीके के रहे। अब देखो, चलो वो हम कंपनी के साथ ही देखेंगे। पहली कंपनी का नाम है हमारे पास कैंपस एक्टिवेट। अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 9,200 करोड़ रुपीस के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, एक चीज समझते हैं, जैसे हम अब बात करते हैं फुटवेयर इंडस्ट्री की, तो हमारे पास दो तरीके का फुटवेयर बनता है। बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत ब्रॉड। आप देखो, एक बनेगा ओपन फुटवेयर, जिसमें आपके आ गए ये चप्पल्स आ गई, या आपका जो जो रिलैक्स तो बहामास वो वाला कैटेगरी हो गया, वो आपका ओपन फुटवेयर वाला कैटेगरी हो गया। फिर आपका एक क्लोज फुटवेयर वाला कैटेगरी हो गया। तो जितना भी आप क्लोज फुटवेयर वाला कंपनी देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा निकाल सकता है कस्टमर की जेब से, वो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बनाता है कस्टमर से। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब देखो, एक हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एकदम प्रीमियम सेगमेंट का कंपनी, तो उसका तो रेंज ही 1,500 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, 1,000 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। तो वो एक अलग, एक कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो एक क्लोज फुटवेयर, एक ओपन फुटवेयर। क्लोज फुटवेयर में आप थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बनाते हो, एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, आप उसको ज्यादा बेच पाते हो। देखो, बहुत और थोड़ी सी और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपका ओपन फुटवेयर कहाँ यूज हो रहा है और क्लोज फुटवेयर कहाँ यूज हो रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। जब हमें पता चल रहा है कंज्यूमर के पास में पैसा तो है नहीं, कंज्यूमर तो बहुत ज्यादा तंगी से निकल रहा है, रेट कट आ नहीं रहे, उसके पास पैसा बच नहीं रहा, इन्फ्लेशन की वजह से उसको बहुत मार पड़ रही है। तो वो अपनी परचेज को डेफर करता जा रहा है, वो अभी अपना खर्चे को रोकता जा रहा है और कंजूसी से खर्चा कर रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं बचा खर्च करने के लिए। तो इसके टाइम वो क्या करेगा, जो क्लोज फुटवेयर है उसके ऊपर वो पैसा खर्चेगा, ओपन फुटवेयर के ऊपर नहीं खर्चेगा। एकदम क्लासिक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, आपको एक रिक्वायरमेंट है फॉर्मल शूज की और एक रिक्वायरमेंट है चप्पल की। तो आप चप्पल को एक एक बार साइडलाइन कर दोगे, एक बार चप्पल को आप हटा लोगे, आप अपना चप्पल वाला बजट उठा के अपने क्लोज फुटवेयर पर डालोगे। आप उसको एक अच्छा खरीदोगे, क्योंकि वो आप एक फॉर्मल सेटिंग में पहन रहे हो, वो आप घर के बाहर निकलते टाइम पहन रहे हो। चप्पल तो आपकी घिसी हुई होगी तो भी चलेगी। तो जो आपका ओपन फुटवेयर वाला कैटेगरी है, वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहां पर तो बिल्कुल प्राइसिंग पावर है ही नहीं, बिल्कुल भी प्राइसिंग पावर नहीं है। तो फिर भी ये जितनी भी कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं, ये ओपन फुटवेयर टू क्लोज फुटवेयर ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही हैं। और उसके साथ साथ एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड हर कंपनी में देखने को मिलेगा। सारी की सारी कंपनियां यही बोलती हैं कि हम एक और प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड में निकलना चाह रहे हैं, और प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। सस्ता प्रोडक्ट बनाने में आज के दिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नहीं चाह रहा कि मैं 100-150 रुपए, 200 रुपए की चप्पल बना के बेचूं और वहां पर मैं ग्रोथ लेके आऊं। सबको पता चल गया है कि भाई महंगा बेचने पे ही बात बनेगी। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, महंगा प्रोडक्ट बनाओ, अमीर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाओ। ये गरीबों के लिए तो प्रोडक्ट बना के कुछ होगा नहीं, मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बना के कुछ होगा नहीं। इनकी हालत वैसे ही खराब है, इनसे हम और पैसा निकाल नहीं सकते, इसमें हम और मार्जिन ले नहीं सकते। क्योंकि जो अभी तक कहानी हो रही थी वो ये हो रहा था कि ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज मार्केट था, जो फुटवेयर इंडस्ट्री था, ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा था। बट अब ये पिछले 2 साल में ट्रेंड क्या हुआ है, ये वापस धीरे धीरे हमें मार्केट शेयर छूटता हुआ देखने को मिल रहा है। ये वापस जो अनऑर्गेनाइज वाला मार्केट है, वापस मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपका 100 रुपए का चप्पल खरीदने का बजट है, तो बेचारा रिलैक्स तो 100 रुपए में चप्पल नहीं बना पा रहा, वो 150 रुपए में चप्पल नहीं बना पा रहा, वो अपना प्राइस कट और ज्यादा नहीं ले पा रहा। तो आप क्या कहते हो कि यार मैं नहीं पहनूंगा रिलैक्सो का चप्पल, जो मैं सड़क पे बिक रहा है जो चप्पल, मैं जाके वही खरीद लूंगा। तो यहाँ पर वो चीज हो रही है। जब आप एकदम एंट्री लेवल प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, आप एक मास मार्केट प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, तो आपके पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती है। ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। तो इस सारी की सारी कंपनी के साथ सेम ही प्रॉब्लम्स आ रही है। अब आ जाते हैं वापस हम कैंपस के ऊपर। तो कैंपस का हमने देख लिया, 9,200 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है।
अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में देखें तो 28% के आसपास का कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। और अगर हम पार्ट के बारे में बात करें तो पार्ट तो 42 टाइम्स हो गया, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कोई पार्ट ही रिपोर्ट नहीं किया था, शायद 2 लाख या 3 लाख रुपए के आसपास का पार्ट रिपोर्ट किया था। इस बार थोड़ा सा सब्सटैंशियल कर दिया, इसकी वजह से हमें बहुत तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। अब देखो, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको 28-29% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ बहुत जबरदस्त लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया कंपनी ने, बट ऐसा नहीं है। ये ना तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू नंबर्स है, ना ऑल टाइम हाई वॉल्यूम नंबर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ बैंड बजा हुआ है। आप पिछले 8 क्वार्टर उठा के देखो, 8 क्वार्टर का इन्होंने अपना हाई बीट नहीं किया। ना इन्होंने रेवेन्यू के टर्म्स में हाई बीट किया है, ना इन्होंने वॉल्यूम के टर्म्स में हाई बीट किया है। मतलब आपने ना तो ज्यादा वैल्यू का बेचा है, ना ज्यादा क्वांटिटी में बेचा है। आप अगर आज से 2 साल पहले भी 300 350 करोड़ के आसपास की जितनी भी चप्पल बेच रहे थे, सपोज एक्स चप्पल बेच रहे थे, नंबर में कोट नहीं कर रहा, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद भी नहीं, तो अगर आप सपोज 100 चप्पल बेच रहे थे, तो आज भी आप 80-90 चप्पल के आसपास ही पहुंचे हो। आपने उस वाले बैरियर को ब्रेक नहीं किया। तो ये 28% का ग्रोथ एक छोटे बेस वाले क्वार्टर से आ रहा है। जो Q2 FY24 था, उसका बेस बहुत छोटा था, इसलिए हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इस यहाँ पर कंपनी ने कोई कलाकारी नहीं करी है। हम इसको अच्छा मानते हैं जब आप एक ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स पे पहुंच जाते हैं, आप ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे पहुंच जाते हैं, बट अभी आप उससे बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। अभी आपने पिछले 8 क्वार्टर के ही ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया। आप उसी रेंज में घूम रहे हो कि मैं अगर वो +-20 की रेंज में घूम रहे हो, तो 100 से 110, 110 से 90 के बीच में ही आप घूमते जा रहे हो। आप कोई वो बैरियर ब्रेक नहीं कर पा रहे। तो कोई यहाँ पर भी खास बात नहीं है अगर आपका 28% के आसपास का ग्रोथ आ भी गया तो। और कंपनियां सारी की सारी वही बोलती हैं, सबके सब वही कहानी करती हैं कि भाई हमें कुछ कुछ अता पता नहीं है आगे चल के क्या होगा। अभी तो हमें एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा टफ देखने को मिल रहा है। चलो जी, अब इनका थोड़ा-सा समझ लेते हैं काम किस तरीके से करते हैं। तो अब ये लोग क्या करते थे पहले, ये लोग बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स किया करते थे। तो जैसे जो शू का अपर वाला पार्ट है, देखो इनका 100% क्लोज्ड फुटवियर है। तो कैंपस सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड फुटवियर बनाता है, चप्पल बनाने का काम ही नहीं करता, सैंडल बनाने का काम ही नहीं करता। स्पोर्ट्स शूज़ बनाएगा, स्नीकर्स बनाएगा, थोड़ा हायर एंड स्नीकर्स बना देगा, ये सारे बनाने का काम करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया था, जब ये स्टार्ट हुए थे या तो कुछ आज से 2 साल पहले की भी अगर हम बात करें, तो इन ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें आउटसोर्स किया करते थे। तो क्या शू का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कोई दूसरा फैक्ट्री बना रहा है, जो सोल है वो कोई दूसरा फैक्ट्री बना रहा है, और दोनों को लेके अपनी फैक्ट्री में असेंबल करने का काम करते थे। तो असेंबली 100% इनकी फैक्ट्री में हुआ करती थी। जो आपका सोल का बनाने का काम था या ऊपर वाला अपर पार्ट बनाने का काम था, वो किसी दूसरी फैक्ट्री में हुआ करता था। अब अपने मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, अपने मार्जिन्स को और अपने कंट्रोल में लेके आने के लिए ये लोग उसको इन हाउस लेके आ रहे हैं। वो सारा का सारा घर में ही काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा अपनी फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, और वो काफी हद तक हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं अपर बनाने वाले की, तो जो शू का ऊपर वाला पोर्शन होता है वो लगभग लगभग 14-15% ही अब आउटसोर्स रह गया है। 85% इन्हीं के फैक्ट्री में बन रहा है। सेम चीज हो गई आपके सोल के साथ, यहाँ पर 25% के आसपास ही बाहर से बन रहा है, 75% आपका इन हाउस आ गया। तो इनका थोड़ा सा अपने 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 प्रॉफिट्स के ऊपर ज्यादा कंट्रोल आ गया, क्योंकि ये अपने मार्जिन को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। बट मार्जिन एक्सपेंशन आपको आपकी फैक्ट्री में सब कुछ लेके आके, सब कुछ इन हाउस लेके आके कोई बहुत तगड़ा मिलेगा नहीं। इस क्वार्टर मिल जाएगा, अगले क्वार्टर मिल जाएगा, उससे अगले क्वार्टर मिल जाएगा, बट उसके बाद तो आपको टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आना पड़ेगा। और टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ आता हुआ हमें देखने को मिल नहीं रहा। जब तक आप वो अपना ऑल टाइम हाई वाला बैरियर ब्रेक नहीं करोगे, आप एक अच्छे गाइडेंस देने की तरफ नहीं जाओगे, तब तक यहाँ पर बात बनेगी नहीं। और वही चीज हमें देखने को भी मिल रही है। अगर हम देखें, कंपनी ने अपनी वॉल्यूम्स को बढ़ाया है 36% से। अब देखो, बिल्कुल सिंपल चीज से समझने की कोशिश करते हैं। आपके वॉल्यूम बढ़े 36% से, और आपका जो रेवेन्यू था वो बढ़ा था 28% से। इसका मतलब क्या है, आपका वैल्यू में डीग्रोथ हुआ। मतलब पहले अगर आप एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर, मतलब एक जूता बेचने पे आपको 500 रुपए मिल रहे थे, तो आज शायद 480 रुपए मिल रहे हैं या 470 रुपए मिल रहे हैं। वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगर मैं बात करूं वैल्यू के टर्म्स में, यहाँ पर हमें डीग्रोथ देखने को मिला, और इनका प्राइसेस डाउन हो गए फ्रॉम एवरेज रियलाइजेशन के बारे में बात करें तो वो डाउन हो गया फ्रॉम 658 टू 622। तो पहले अगर ये एक जूता बेच रहे थे तो उसका एवरेज कॉस्ट था 658 रुपए, 658 रुपीज, और वो अब घट के रह गया है 622 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर वैल्यू में डी ग्रोथ है, वॉल्यूम में अच्छा ग्रोथ आया है। बट वही चीज हमें देखते हुए चलना चाहिए कि वो जो ग्रोथ आया है वो एक छोटे बेस के ऊपर आया है। Q2 FY24 तो इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी भी आपने उस रेंज को ब्रेक नहीं किया है, उस ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक नहीं किया, आपने कोई बहुत धुआंधार ग्रोथ लेके आए नहीं हो। छोटे बेस की वजह से हमें क्वांटम में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। बस इतना ही कहानी है यहाँ पर।
अच्छा, अब थोड़ा-सा इनके सेगमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो एकदम मास मार्केट प्रोडक्ट से लेके प्रीमियम लेवल के प्रोडक्ट तक जाती है। तो सब ₹1000 का भी कैटेगरी है इनके पास। इनके पास वो 1000 से 1500 वाला भी कैटेगरी है और इनके पास वो 1500 से 3000 वाला भी कैटेगरी है। तो ये तीनों लेवल्स पे अपने-अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो एकदम मास मार्केट वाला प्रोडक्ट भी है और प्रीमियम प्रोडक्ट भी है। तो ठीक है, अब ये लोग की कहानी वही करना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ज़्यादा हमारे मार्जिन्स बेहतर होंगे, उतना ज़्यादा हम अपने पैट के ऊपर कंट्रोल लेके आ पाएँगे और वो शिफ्ट हमें देखने को भी मिल रहा है कि जो पहले जो आपका सबसे प्रीमियम वाला सेगमेंट था, वो 26% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। अब वो बढ़ के 40 टू 43% ऑफ द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन लेके आता है रेवेन्यू में। तो कहानी वही है, प्रीमियमाइज़ेशन के ऊपर फोकस करेंगे, बट हाल-फिलहाल कोई खास ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं। अब आ जाइए, चलिए दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी है हमारे पास बाटा इंडिया। इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 18,600 करोड़ रुपए के आसपास इनका मार्केट कैप है। इनके रेवेन्यू नंबर्स के बारे में बात करूं तो 2.5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिला और पैट ग्रोथ हमें देखने को मिला 53% ओवर वाई लेवल। अब ये 53% का ग्रोथ क्या है, ये आपका जो इबिटा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, मार्जिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। जो Q2 FY24 था, उस टाइम आपके मार्जिन नीचे गिर गए थे, अब आपके मार्जिन वापस नॉर्मलाइज हो गए। आपने कोई ऐसी एफिशिएंसी पैरामीटर अपना इंप्रूव नहीं किया, आपको कोई बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं देखने को मिला, जो आपका 53% के आसपास का ग्रोथ आ गया, आपको ये अगले क्वार्टर से या उससे अगले क्वार्टर से नहीं देखने को मिलेगा। तो 53% पार्ट ग्रोथ के ऊपर खुश नहीं होना, टॉप लाइन के ऊपर फोकस करो। टॉप लाइन सिर्फ 2.5% के आसपास से बढ़ा। अगर हम इस बार का जीडीपी का भी नंबर ले, 5.4% की जीडीपी ग्रोथ में एक फुटवेयर बनाने वाली कंपनी सिर्फ 2.5% के आसपास का अपने टॉप लाइन में ग्रोथ लेके आ रही है। तो बहुत ही घटिया काम किया इस कंपनी ने, यहाँ पर भी कुछ ढंग का हो नहीं रहा। अगर हम फिर भी थोड़ी बहुत बात करें कि भाई आपने स्टोर ओपनिंग कितनी करी, तो इन्होंने 49 स्टोर्स ओपन करे, 5 अपने खुद के स्टोर ओपन करे और 44 इन्होंने फ्रेंचाइज के स्टोर्स ओपन करे। अब इनके कुछ कुछ पॉकेट में ग्रोथ आ रही है, जैसे इनका एक इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया था जो थोड़ा-सा अफोर्डेबल वाले मार्केट को कैटर करने की कोशिश करता था और वो स्लाइड्स बनाने का काम करता था। वहाँ पर हमें 100% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। इनका एक अपैरल वाला सेगमेंट है, वहाँ पर हमें 100% के आसपास का ग्रोथ आते हुए देखने को मिला है। बट उनका ओवरऑल रेवेन्यू में इतना छोटा कंट्रीब्यूशन है कि पूरे के पूरे रेवेन्यू के ऊपर तो वो कोई डेंट ही नहीं मार पाए। अगर वो 100% से भी बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उनका 1% भी नहीं आ रहा। तो वहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब आप एक छोटी-छोटी पॉकेट्स में ग्रोथ ले भी आ रहे हो, आपकी ओवरऑल कंपनी तो कोई ढंग के लेवल पे ग्रोथ दिखा नहीं रही है। तो उस ग्रोथ से भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम ये देख के खुश हो सकते हैं कि भाई हाँ, इसका ये वाला सेगमेंट तो अच्छा कर रहा है, बट पैसा तो नहीं बनेगा। पैसा तो जब पूरा कंपनी ग्रो करेगा 15, 20, 25% पे, तभी बनेगा और यहाँ पर वो चीज़ हमें होता हुआ देखने को मिल नहीं रहा। कहानी ये लोग भी यही करते हैं कि हम अपना प्रीमियमाइज़ेशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम कैटेगरी में लेके जाएँगे, वहाँ वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बेचेंगे, हम अपनी मार्जिन्स को एक्सपांड करेंगे और वहाँ से ग्रोथ लेके आने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर भी जो भी ये सस्ता प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो तो बिक रहा है, महँगा वाला बिक ही नहीं रहा। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो हाल-फिलहाल इनकी भी हालत उतनी ही खराब है जितनी आज से इनकी 2 साल पहले थी। तो अभी तक दोनों कंपनी देखी, दोनों में कोई ग्रोथ हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला। तीसरी कंपनी पे आ जाते हैं। तीसरी कंपनी का नाम है रिलैक्सो और ये एक ऐसा कंपनी है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने ओपन फुटवियर वाली सेल से और इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से। तो आप ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप जूता तो किसी एक ब्रांडेड कंपनी का ही ले लोगे, आप कैंपस का ले लोगे, बाटा का ले लोगे, बट आप चप्पल एक एक डायरेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के साथ आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है क्योंकि इनका सारा का सारा प्रोडक्ट ही मास मार्केट है, एकदम एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, रूरल इंडिया को कैटर करने वाला प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर तो लोग बाग सीधा-सीधा शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ₹10 भी सस्ता मिल रहा होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो ₹10 एक्स्ट्रा नहीं खर्चेगा कि मेरे को बहामास का चप्पल मिल रहा है या फ्लाइट का चप्पल मिल रहा है या रिलैक्सो का चप्पल मिल रहा है। वो अपना ₹10 बचाएगा और काम खत्म। तो इसका इसका देख लेते हैं रिजल्ट किस तरीके का रहा। ये तो कंपनी और भी लंबे समय से प्रॉब्लम में चल रहा है। अब अगर हम इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 16,600 करोड़ रुपए 16,600 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर गया बाय 5% ओवर वाई लेवल एंड पार्ट में हमें डिग्रोथ आता हुआ देखने को मिला 16% ओवर वाई लेवल। मतलब 8 क्वार्टर से आप हर क्वार्टर उससे बुरा रिजल्ट लाके देते हो। मतलब हम सोचते हैं कि यार अब चलो इससे खराब रिजल्ट तो कंपनी पोस्ट नहीं करती, कंपनी अगले क्वार्टर में हमें एकदम गलत साबित कर देती है और भी ज्यादा खराब रिजल्ट पोस्ट करती है। मतलब बिल्कुल ही बैंड बज जाता है, बहुत ही ऐसी तैसी होती है। अगर हम बात करें कंपनी के वॉल्यूम्स के बारे में तो कंपनी के वॉल्यूम्स भी गिरे और ये सारा का सारा टोटली वॉल्यूम प्ले है। यहाँ पर कोई वैल्यू का प्ले ही नहीं है, यहाँ पर आपको वैल्यू इंक्रीमेंट ले ही नहीं सकते। देखो ये उस कंपनी की तरह है जिसका रॉ मटेरियल प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं और इनका सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है। ये आप अगर आप रिलैक्सो का चप्पल देखोगे तो ₹150 के आसपास का चप्पल आता है, ₹150, ₹180, ₹200 के आसपास का चप्पल आता है। तो इनका ये सेलिंग प्राइस है, ये फिक्स्ड है।
ये यहाँ से 200 रुपए को 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए नहीं लेके जा सकते। और इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए, कंपनी ने कोई बहुत जल्दी एफिशिएंसी नहीं दिखाई। सेकंड चीज क्या है, यहाँ पर सारा का सारा खेल वॉल्यूम का है, जितना ज्यादा बेच सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि 150 रुपए के चप्पल में आप कितना ही मार्जिन बना लोगे। आपको ज्यादा से ज्यादा बेचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पेयर सोल्ड करना है कि भाई इस साल मैंने अगर 10 करोड़ चप्पल बेची, मैं अगले साल 15 करोड़ बेचूंगा, उसके अगले साल 22 करोड़ बेचूंगा, उसके अगले साल 30 करोड़ बेचूंगा। तो हमें यहाँ पर सारा का सारा वॉल्यूम ग्रोथ से मतलब था, और वॉल्यूम में यहाँ पर बाण बच गया। यहाँ पर हमें 10.5% के आसपास का हमें वॉल्यूम में डी ग्रोथ देखने को मिला, मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो गई। थोड़ा बहुत इनके रियलाइजेशन पड़े, 6% के आसपास का हमें वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिला। अब वैल्यू में ग्रोथ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आ गए, रबर के प्राइसेस नीचे आ गए, पॉलीमर के प्राइसेस नीचे आ गए। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा वैल्यू वाले टर्म्स में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिला, थोड़ा सा आपको फटकी नहीं पड़ी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर कोट करूं, तो अभी अभी जो इनका एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर है वो 156 रुपीज पहुंच गया। मतलब अभी भी अगर रिलैक्सो अपना प्रीमियम सेगमेंट का चप्पल बेच रहा है, मतलब फ्लाइट का चप्पल बेच रहा है, या वर्सेस रिलैक्सो का खुद का चप्पल बेच रहा है, या बहामास का चप्पल बेच रहा है, या वो स्पार्क्स का जूता बेच रहा है, सबका कुल मिला के इनका एवरेज रियलाइजेशन 156 रुपए आ रहा है, 156 रुपीज। तो कंप्लीटली मास मार्केट ब्रांड है, तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये पिछले 4 क्वार्टर से अपने जो मार्केट शेयर है उसमें लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये मार्केट शेयर में लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा कंपनी इनका मार्केट शेयर ले रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इनका मार्केट शेयर ले रहा है। इनका डायरेक्ट कंपटीशन किसी दूसरी कंपनी से नहीं है। यहाँ पर चप्पल बनाने वाली कैटेगरी में कोई दूसरी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक तरीके से ब्रांडेड इंडस्ट्री में रिलैक्सो की चप्पल बनाने वाली कैटेगरी में, एंट्री लेवल चप्पल बनाने वाली कैटेगरी में मोनोपोली है। और मोनोपोली की ऐसी तैसी हो गई है, क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट आके इनको कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल बैंड बजा हुआ है। अच्छा जी, चलो अगर इनके थोड़ी से बारे में बात करें, तो ये लोग अभी कुछ टाइम पहले, यहाँ से आज से 4 से 5 क्वार्टर पहले इन्होंने कहा था कि भाई हम अपने जो स्पार्क्स वाला ब्रांड है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो एक क्लोज फुटवेयर है, उस पर हम थोड़ा सा पैसा ज्यादा बना सकते हैं, अपने मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको कुछ ज्यादा करेंगे। और वो चीज होता हुआ भी हमें देखने को मिला है। बट इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि जब वहां पर ग्रोथ आ भी रहा है ना, वो इस कंपनी के लिए पूरा नहीं पड़ पा रहा, ये उस कंपनी को कोई बहुत अच्छी स्टेट पे ले जा नहीं पा रहा। अगर हम करंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, करंट वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो हमें पता चलेगा 48% ऑफ द वॉल्यूम कम्स फ्रॉम द बहामास वाला सेगमेंट, 38% आता है फ्लाइट से, और अगर बात करें 14% आता है स्पार्क से। और अगर आप यही चीज रेवेन्यू के टर्म्स में देखने जाओगे, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता है स्पार्क्स, 38% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम स्पार्क्स। वो आपको क्लोज फुटवेयर जूता बनाने वाला कंपनी हो गया, जो स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं, स्नीकर्स बनाते हैं, ये वो वाला इनका सब कैटेगरी हो गया। तो वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, 37% आता है फ्लाइट से, और 25% आता है हमारा बहामास रिलैक्सो से, ओपन फुटवेयर चप्पल वाले सेगमेंट से। तो ये है इनकी कहानी। जब मैनेजमेंट से गाइडेंस के बारे में पूछा गया, तो मैनेजमेंट कहता है कि हम अपने स्पार्क्स वाले सेगमेंट को 8 to 10% के आसपास पे ऑप्टिमिस्टिकली ग्रो कर पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर कितनी सारी कमी मैनेजमेंट ने दर्शाई। पहले तो आप कह रहे हो जो आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, जो सबसे अच्छा बढ़ता हुआ सेगमेंट है, वो 8 to 10% के बीच में बढ़ेगा। जो हम बात करें स्पार्क्स की, तो स्पार्क्स इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट था। अगर आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट भी 8 to 10% के आसपास पे बढ़ रहा है, तो कितनी कितनी निराशाजनक बात है ये। और उसके बाद भी कंपनी ने एक वर्ड और लगा दिया, ऑप्टिमिस्टिकली, मतलब ये भी कंफर्म नहीं है कि हम 8 से 10% के आसपास का ग्रोथ कर पाएंगे। मैनेजमेंट इसके ऊपर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम स्पार्क्स वाली कैटेगरी में तो एटलीस्ट 10% के आसपास का ग्रोथ कर दें। तो ओवरऑल पूरी कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो जाएगा। और कंपनी ने कहा कि देखो हम कोशिश करेंगे, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि हम आपको इस साल एक एक पॉजिटिव नंबर रिपोर्ट कर पाए, कि भाई एटलीस्ट हमारा रेवेन्यू डी ग्रोथ ना हो इन कंपैरिजन टू FY 24। तो यहाँ पर तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और जब आप मार्केट शेयर लूज कर रहे हो, तो फिर तो बोलने की क्या ही बात रहती है। आप अनऑर्गेनाइज मार्केट से मार्केट शेयर लूज करोगे, तो फिर आपका आपका कहानी ही कैसे बनेगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ ही कैसे आएगी, आप कैसे कैसे अपने नंबर्स को अच्छा दर्शाओगे, बिल्कुल ही बैंड बच जाएगा आपका। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी पांचवी कंपनी के बारे में। पांचवी कंपनी का नाम है हमारा मेट्रो ब्रांड्स। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली 34,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब ये एकदम अलग ही टेरिटरी में अपना जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। हमने देखा था रिलैक्सो इज कंप्लीटली मास मार्केट, ये लोग एकदम प्रीमियम प्लस कैटेगरी वाले हैं।
मतलब इनका प्रोडक्ट चालू होता है ₹1000 के आसपास से, 700, 800 ₹1000 के आसपास से चालू होता है और वो ₹20,000 तक जाता है इनका प्रोडक्ट। तो ये तो सिर्फ अमीरों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिनके पास पॉकेट में पैसा है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनका रिजल्ट देख लेते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो इनका रेवेन्यू ग्रो किया बाय 5.5% ओवर वाई लेवल और पार्ट ग्रो किया बाय 6% ओवर वाई लेवल। तो देखो, हमने एकदम एकदम रूरल सेगमेंट को कैटर करने वाला, एकदम मास मार्केट को कैटर करने वाला कंपनी देख लिया, वहां पर भी ग्रोथ नहीं है। एकदम प्रीमियम लेवल पे कैटर करने वाला कंपनी देख लिया, वहां पर भी ग्रोथ नहीं है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कोई कंपनी ऐसा है ही नहीं जो कह सके यार कि मैं इस कंपनी में एक शाइनिंग स्टार हूं, मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मैं बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा हूं। ऐसा कोई कंपनी हमें अभी तक देखने को ही नहीं मिला। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इनके दो तरीके से इनका सेल आता है। एक तो खुद की ब्रांड से सेल आता है, एक इनकी थर्ड पार्टी ब्रांड से सेल आता है, जिनका ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करते हैं। खुद के ब्रांड के बारे में बात करें तो जैसे मेट्रो हो गया, मोची हो गया, ये इनके खुद के ब्रांड्स है और ज्यादातर सेल इन्हीं ब्रांड से आता है। अगर मैं आपको स्प्लिट बताऊं बिटवीन आपका ओन्ड ब्रांड वर्सेस थर्ड पार्टी ब्रांड, तो 72% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम द ओन्ड ब्रांड्स और बचा हुआ 28% ऑफ द सेल कम्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी ब्रांड्स। और थर्ड पार्टी ब्रांड्स में कौन कौन से आ गया? आपका प्यूमा आ गया, आपका एडिडास आ गया, आपका फिलास आ गया, आपका वॉकवे आ गया। ये सारे आपके थर्ड पार्टी ब्रांड्स हो गए। आपका क्रॉक्स आ गया, ये सारे आपके थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं। अब देखो, थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें, ये अपना प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ये तो बेचता ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, उसके बाद भी यहाँ पर कोई वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम इनके स्टोर काउंट एडिशन के बारे में बात करें तो कंपनी ने कुछ 20 स्टोर ऐड करे इस क्वार्टर में। अब आप 20 स्टोर एडिशन कर रहे हो तो क्या ही कर रहे हो आप? पूरे मतलब आपके बेस के ऊपर देखना जाए तो कुछ 5-7% के आसपास का भी आपका स्टोर एडिशन रेट नहीं आ रहा। जब आपका स्टोर एडिशन रेट ही 5% के आसपास है तो आपका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कितना ही आएगा? और इससे हमें एक और चीज पता चलती है, जैसे हम बहुत सारी रिटेलिंग कंपनी में एक फिगर नोट किया करते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब जो आपके खुले हुए एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं वहां पर कितना ग्रोथ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है वो तो डिग्रोथ पे है। तो अगर पिछले साल इनका एक मेट्रो वाला स्टोर 1 लाख रुपए का सेल कर रहा था पर मंथ, तो आज वो शायद 80,000 रुपए का या 85,000 रुपीज के आसपास का सेल कर रहा है पर मंथ। तो इनके तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में तो डी ग्रोथ है और नया स्टोर खोलने का आपका रेट कोई बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए आपको ओवरऑल रेवेन्यू भी नहीं बढ़ पा रहा। अगर हम इनका थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट देख लें तो इनको हमें पता चलेगा कि इनका 53% ऑफ द सेल कम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच आर प्राइस्ड अबव 3,000 रुपीज। 3,000 रुपए से महंगा जितना भी प्रोडक्ट है वो 53% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आता है। 34% है 1,500 से 3,000 रुपए तक का और 13% ऐसा प्रोडक्ट है जो 1,500 से नीचे की रेंज में बिक रहा है। और इनके पास एक कंपनी है एब्रोस। एब्रोस क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट कंपटीशन कर रहा है विद द लाइक्स ऑफ कैंपस। वो कैंपस वाली कैटेगरी में घुस रहा है और कैंपस के साथ डायरेक्ट कंपटीशन कर रहा है। वहां पर बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। बट कहानी वही है, वो आपकी ओवरऑल रेवेन्यू में कुछ 4-5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब वो 5% कंट्रीब्यूशन करने वाला कंपनी 100% के आसपास भी ग्रो करेगा तो आपके ओवरऑल रेवेन्यू की नीडल को जरा सा भी नहीं ला पाएगा। आपको वो 5% का ग्रोथ 6% का भी होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो वही कहानी है, जब आपका इतना बड़ा बेस बन जाता है, आपका ओवरऑल रेवेन्यू में उसका कंट्रीब्यूशन इतना छोटा है, तो वो कितने भी पेस पे ग्रो कर ले कोई मीनिंगफुल डेंट वो मार ही नहीं पाएगा। अब इनके अगर गाइडेंस के बारे में बात करें तो कंपनी पहले 12 to 15% के आसपास का गाइडेंस दिया करती थी कि हम FY25 में 12 से 15% के आसपास का ग्रोथ करके निकलेंगे। और इन्होंने ये FY24 के एंड होने पे भी कहा था, मतलब Q4 FY24 की कॉन कॉल में भी कहा था कि हम पूरे FY25 में 12 से 15% का सेल करेंगे। Q1 में भी कहा था और Q2 में आ जाके इनकार कर दिया कि भैया हमसे तो हो ही ना पाएगा। ये जो 12-15% का नंबर है ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और हम इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि हम ये अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो इस बार हम कोई गाइडेंस ही नहीं देके चल रहे कि हम ये साल कितनी ग्रोथ पे एंड करेंगे, बट हमें इतना जरूर विश्वास है कि 12% ग्रोथ हम कर नहीं पाएंगे। तो या एक कंपनी ऐसा है जो आके अपना गाइडेंस रिवाइज कर रहा है और नीचे की तरफ रिवाइज कर रहा है, अपने गाइडेंस को घटा रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मैनेजमेंट को भी पता चल रहा है कि भाई कुछ कुछ दम बचा नहीं है बाजार में, हमारी कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पा रही है जो हम शेयर होल्डर्स को जाके कोई झूठा दिलासा भी दे पाए कि भाई हम अच्छा परफॉर्मेंस ले आएंगे। यहाँ पर भी उतना ही बैंड बचा हुआ है। अब हम छठी और आखिरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। छठी कंपनी का नाम है हमारे पास रेड टेप। अब देखो, ये एक ऐसा कंपनी है, ना तो कोई कॉन कॉल करता, ना कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देता। इसका हमारे पास सीधा सीधा एक नंबर आता है और वही नंबर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,400 करोड़ रुपीज के आसपास का।
अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी ने 28% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ किया। और अगर हम प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट हमारे गिर गए बाय 11% ओवर वाई लेवल। बट प्रॉब्लम यहाँ पर भी वही है कि ऐसा नहीं है कि ये जो 28% का ग्रोथ है ये कोई बहुत धूम धड़ाका ग्रोथ है। आपको 28% दिख अच्छा रहा है, बट ये आया एक छोटे बेस के ऊपर है। अब छोटे बेस से प्रॉब्लम ये नहीं है कि छोटे बेस के ऊपर आपने 28% के आसपास का ग्रोथ कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो अगले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स हैं, जैसे अगर आप अगले क्वार्टर का Q3 का रिजल्ट देखोगे तो वो छोटे बेस के ऊपर नहीं आएगा। वो छोटे बेस के ऊपर नहीं आएगा तो वहां पर आपको ग्रोथ का फिगर इतना ज्यादा एलिवेटेड नहीं देखने को मिलेगा। और ये भी वही मिड प्रीमियम टू प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाते हैं। 1500-2000 रुपए से इनके प्रोडक्ट चालू होते हैं और वो जाते हैं टूवर्ड्स द 5000, 6000, 7000 की रेंज तक। तो कहानी यहाँ पर भी वही है। जैसे हम बाकी सारी कंपनियों के साथ देख रहे थे, ये अपना थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं कि भाई हम पिछले साल हमने 700 करोड़ के आसपास का सेल किया था, अब हम 800 करोड़ के आसपास पे पहुंच गए, अब हम 900 करोड़ के आसपास पे पहुंच गए। वो ऑल टाइम हाई लेवल टच नहीं कर पा रहे अपनी सेल्स में। वो उसी एक एक फिगर के आसपास घूम रहे हैं। वो प्लस माइनस 10%, 15% के आसपास ही घूमते जा रहे हैं। तो चलिए, यही थी कहानी पूरे के पूरे फुटवेयर सेक्टर की। 5-6 कंपनी हमने कवर करी और हमें पता चला एक भी कंपनी सिग्निफिकेंट लेवल पे ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। सबका लगातार बैंड बजता जा रहा है। कोई सिंगल डिजिट ग्रोथ लेके आता है, कोई डी ग्रोथ लेके आता है, कोई गाइडेंस अच्छा दे ही नहीं रहा। पूरी की पूरी 6 की 6 कंपनियों ने जितना उन्हें भी गाइडेंस दिया, सबने अपना गाइडेंस रिवाइज किया और नीचे की तरफ लेके आए। तो हाल फिलहाल तो फुटवेयर इंडस्ट्री में कुछ अच्छा हो नहीं रहा। कोई भी ग्रीन शूट्स हमें देखने को मिल ही नहीं रही। बट इसका मतलब ये नहीं है ये कंपनियां खराब है। ट्रैक हमें जरूर करना है। जिस दिन हमें फर्स्ट साइन ऑफ रिवाइवल देखने को मिलेगा, उस दिन हम गणित लगाएंगे कि भाई कौन सा कंपनी महंगा बिक रहा है, कौन सा कंपनी सस्ता बिक रहा है, किसका वैल्यूएशन अच्छा है, कौन सा कंपनी अच्छी पोजीशन पे है रिकवरी के लिए। तो वो सारी चीजें बाद में देखने की है। आज हाल फिलहाल तो सबकी बैंड बजी हुई है। अभी तो हाल फिलहाल तो सबसे दूर ही रहना चाहिए। चलिए अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।